हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। मैं स्वागत करता हूँ आपका उद्गम सीरीज में और उद्गम सीरीज के अंदर हम आज चैप्टर नंबर 5 देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 5 है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और आज हम इसका फास्ट रिवीजन करेंगे। इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें हम केवल उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो हम इन टॉपिक्स का ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद में हम जो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके इंडेक्स में और एक्सरसाइज में, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं टॉपिक्स को कि इस चैप्टर में आखिरकार है क्या। तो क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सेल। इन दोनों ही लाइनों में से कोई एक लाइन याद कर लो आप। जैसे सेल के अंदर अगर आप सिर्फ ये याद करोगे कि ये जीवन की मौलिक इकाई है, या फिर ये याद करोगे कि ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी सुन लीजिए। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि अगर कोई जीवन है वो शुरू कहाँ से हुआ है, उसकी अगर कोई बेसिक उसकी नींव कहाँ है, वो है सेल के अंदर। लाइफ शुरू होती है सेल से। इसकी जो डिस्कवरी की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। क्वेश्चन आता है ये भी कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, और ये की थी 1665 में। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कैसे की थी। तो बेटा वो एक कॉर्क सेल को ऑब्जर्व करने लग रहे थे अपने माइक्रोस्कोप में। तो उन्होंने क्या देखा कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बने हुए थे। उन्होंने इन्हीं कंपार्टमेंट्स को देखकर बोले कि ये जो बॉक्स से बने हुए हैं, उन्होंने इसका नाम सेल दे दिया। इनकी नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर अगर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करें तो दो तरह से होते हैं। एक तो होते हैं बेटा यूनिसेल्युलर, दूसरे होते हैं मल्टी सेल्युलर। इनके नाम से ही पता लग रहा है, यूनी यूनी का मतलब एक, मल्टी मल्टी का मतलब एक से ज्यादा। तो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक से ज्यादा सेल्स है उसे कहेंगे मल्टी सेल्युलर, और जिसमें सिंगल सेल है उसे कहेंगे यूनिसेल्युलर। इनके एग्जांपल है यूनिसेल्युलर के अमीबा और बैक्टीरिया, और मल्टी सेल्युलर के हैं ह्यूमंस और प्लांट्स। इसके अंदर भी हिंदी में देखो, ये एक कोशिकीय है मतलब जिसमें एक कोशिका हो, बहुकोशिकीय मतलब जिसमें बहुत कोशिकाएं हो। तो ये इसका एग्जांपल याद कर लेंगे। अब इसका अगर डिफरेंस अच्छे से आप लिखना चाहेंगे तो इस तरह से टेबल बनाना। पेपर के अंदर भी जब भी डिफरेंस आए तो आप टेबल बनाकर ही उसको दिखाएंगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन लिख दो, जो मैंने अभी बताई कि ये सिंगल सेल से होते हैं यूनिसेल्युलर, और मल्टी सेल्युलर होते हैं मल्टीपल सेल से। फिर इनका एग्जांपल भी लिख सकते हो कि बैक्टीरिया, अमीबा, ह्यूमंस और ट्रीज। और इसके बाद में यहाँ पर आप इसका सर्वाइवल की कैसे जीते हैं, ये कैसे काम करते हैं। तो एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है ऑल लाइफ फंक्शन को। जितने भी इनके लाइफ के फंक्शन है, या तो सांस लेना है, या आप डाइजेस्ट करने के लिए बात करें, या फिर वेस्ट को बाहर रिमूव करने की बात करें, तो एक सिंगल सेल होती है। वही सिंगल सेल के अंदर सारा फंक्शन होता है। दूसरी तरफ अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें जिनमें जो फंक्शन होता है वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब जैसे अगर हम अपनी बात करें तो देखना भी है, चलना भी है, बोलना भी है, फिर हमें सोचना भी है। कितने सारे फंक्शंस हमारे अंदर शरीर के अंदर होते हैं, तो वो एक सेल के ऊपर हम नहीं छोड़ सकते कि केवल एक सेल हो और वही सारे काम करे। तो इसलिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो इसके लिए कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गए, और ज्यादा जटिल फंक्शन होने के कारण एक से ज्यादा सेल की जरूरत पड़ती है, और वो एक से ज्यादा सेल होने के कारण को मल्टी सेलुलर कह देते हैं। डिफरेंट सेल्स परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। अलग अलग सेल का अपना अपना फंक्शन। जीभ का अपना फंक्शन है, आंखों का अपना फंक्शन है, हार्ट का अपना फंक्शन है, स्टोमक का अपना फंक्शन है, मसल्स का अपना फंक्शन है, बोन्स का अपना फंक्शन है। तो सबके अपने अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, और इनको इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। यहाँ आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आप इसके जो नोट्स हैं मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वहां पर आप जिस भी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं उस मीडियम में आपको ये नोट्स मिल रहे हैं। सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे। अब आ जाता है क्वेश्चन में कि बताओ सेल थ्योरी किसने दी थी और उसमें क्या था। सेल थ्योरी सबसे पहले देख लेते हैं कि दी किसने थी। मतलब सेल थ्योरी का मतलब है कि सेल के रिगार्डिंग कुछ बातें किसने बताई। सबसे पहले तो डिस्कवरी कर दी थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन वो ज्यादा उसके बारे में नहीं बता पाए थे। उसके बाद में फर्दर इसके बारे में जो एक्सपेरिमेंट हुए, डिस्कवरीज हुई, तो तब हमें इनके बारे में और चीजें पता लगी। तो इनमें जो तीन नाम है, एक तो श्लाइडन, एक श्वान और एक है विर्चो। इन तीनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी दी, और ये तीन पॉइंट आए। यहाँ पर जो ये थर्ड पॉइंट है ये विर्चो ने दिया था, और ये स्लाइडन और श्वान ने दिया था। तो जो स्लाइडन और श्वान ने बोला कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम देखते हैं वो सब सेल से मिलकर बने हुए हैं, और दूसरा बोले कि यही जो सेल है यही है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वो जो स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है लाइफ का वो स्टार्ट होता है सेल से। अगर मैं यहां से एटम को स्टार्ट करूं तो इस पॉइंट पर आकर कुछ चीजें तो नॉन लिविंग बनने वाली हैं और कुछ चीजें बनने वाली है लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स इसके बीच में अगर ये लिविंग है और यहां पर नॉन लिविंग है, तो ये यहां पर है सेल।
अगर ये सेल बनी तो इस रोड पर जाएगा, तब जाकर वो आगे चलकर लिविंग बनने वाला है, नहीं तो वो नॉन लिविंग चीज रह जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बता दो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो सेल से मिलकर बने होते हैं। दूसरी चीज बता दो, जो सेल है यही बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। और इसको विर्चो ने एक्सपेंड किया, उन्होंने बताया कि जितनी भी सेल्स हैं वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी हुई है। जैसे अगर यूनिसेल्युलर है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो एक अकेली सेल है। लेकिन अगर मल्टीपल सेल्स हैं तो दूसरी सेल्स भी तभी बनी है जब उनके पहले सेल थी, वो सेल ही डिवाइड होकर मल्टीपल सेल बनी है। तो आपको लिखना है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम मोस्टली क्या देखते हैं, या तो प्लांट्स है या फिर एनिमल्स है। तो हम क्या देखेंगे कि प्लांट्स भी बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। लेकिन अगर हम उसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, उसके अंदर मिलता क्या है, उनकी अगर बात करें, तो वो हमें इस तरह की सेल देखने को मिलती है। और इसके अंदर हम देखेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, माइक्रोबॉडी, न्यूक्लियस, राइबोसोम। इतने सारे ऑर्गेनल्स इस एक सेल के अंदर होते हैं और ये अपना अपना काम कर रहे होते हैं उस सेल के अंदर। ठीक है, तो ये प्लांट सेल की एक फोटो है। तो आप हिंदी में लिख सकते हैं कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, क्लोरोप्ला, गोल्जी काय, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। इसको आप बनाएंगे कैसे? तो एक तो ऐसे करके एक लाइन बनाओ, ऐसे ये एक लाइन इधर बनाओ, फिर इसके अंदर ये एक को कवर कर दो। जो बाहर है इसका नाम लिख दो, ये है सेल वॉल। इसका नाम लिख दो, ये है पीएम या सीएम। पीएम का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सीएम का मतलब इसका दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन। बीच में बना दो न्यूक्लियस। इसके बाद में यहाँ पर आप बनाओगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एच बना दो, इस तरह का एच लेटा हुआ। यहाँ लिख दो ईआर, इसके ऊपर डॉट 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 लगा दो, इसको लिख दो राइबोसोम। अटैच होते हैं जिसके कारण ये ईआर रफ हो जाता है। और जो राइबोसोम है वो कुछ फ्री भी होते हैं, मतलब जो इस पर अटैच नहीं होते। ठीक है, अब इसके बाद में एक गोल्जी अपैरेटस बनाएंगे जो कि पैकेजिंग का काम करता है, और उसके लिए ये अलग अलग बनाएंगे। अब इसके अंदर आप बनाएंगे वैक्यूल, क्योंकि प्लांट सेल है तो इसके जो वैक्यूल है ये बड़ा होगा। इसमें ये पानी वगैरह स्टोर करता है, अपना वेस्ट वगैरह स्टोर करेगा, तो ये इसको बड़ा सा बना दो। अब इसके अंदर कुछ कुछ कहीं कहीं बना दो लाइजोसोम, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करते हैं। इसके अंदर फिर बना दो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ बना दो माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं होती। सबसे पहली चीज तो यही बता दी मैंने कि सेल वॉल नहीं होती। दूसरी चीज, कुछ प्लास्टिड होते हैं, और प्लास्टिड्स की भी जो शेप होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होती है, ऐसे ही। तो यहाँ पर ऐसा ही बनाकर लिख दो कि ये है प्लास्टिड्स। इसके बाद में केवल एक काम कर दो कि इसको भर दो। जब इसको भरोगे ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, बस। न्यूक्लियस बना दिया, उसके बाद में आपने ईआर बना दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद में उसके ऊपर आपने राइबोसोम बना दिया। फिर उसके ऊपर जाओगे तो गोल्जी अपैरेटस बना दिया जो कि पैकिंग का काम करता है, मॉडिफाई करने का काम करता है। उसके बाद में आप बनाओगे माइटोकॉन्ड्रिया को, वैक्यूल्स को, और फिर लास्ट में आप लाइजोसोम बनाकर और पूरे उसको भर दोगे, तो ये प्लांट सेल बन जाएगी। अब एनिमल सेल देख लेते हैं, एनिमल सेल कैसी होती है। एनिमल सेल में भी हम बीच में बनाएंगे न्यूक्लियस, ये है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर कह लो गोल्जी बॉडीज। यहां पर आप देख रहे हो सेंट्रियोल्स हैं, यहाँ है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स छोटे होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर होती है। यहाँ पर लाइजोसोम है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करते हैं। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि पावर हाउस का काम करता है। न्यूक्लियस है जिसके अंदर डीएनए होता है, और इसी का जो इंफॉर्मेशन आगे पहुंचती है कि किस तरह का आगे वो प्रोटीन बनाने वाला है। इसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि इसकी बाहरी सेल को बोलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस रफ के नीचे है जिसके अंदर जो लिपिड्स है उनका सिंथेसाइज होता है। राइबोसोम है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। तो इस तरह से हम एनिमल सेल को बना देंगे। ये हिंदी में है, जो बच्चा हिंदी में पढ़ रहा है वो यहाँ से पढ़ लेगा इसको। हाउ टू ड्रॉ एनिमल सेल। एनिमल सेल को ड्रॉ कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पर बढ़िया सा गोला लगाओ, इसका नाम लिख दो, ये है पीएम या फिर सीएम। इसके बीच में क्या आ गया, ये आ गया न्यूक्लियस। फिर यहाँ पर जैसे उसमें बना था एक एच बना दो, इसका नाम लिख दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ है और ये ऊपर वाला रफ है, और ये रफ के पास में क्या बना दो, ये है राइबोसोम। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर मैंने क्या बनाया था, जैसे उसमें बनाया था ऐसा सिमिलर रखो ताकि आपको याद रहे। यहाँ लिख दो गोल्जी कॉम्प्लेक्स लिख दो, या फिर अपैरेटस लिख दो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद में आपको बनाना है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बनाने के लिए ऐसे बनाओ, ऐसे, इसका नाम लिख दो, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते हैं तो हम प्लास्टिड्स नहीं बनाएंगे। कहीं कहीं पर लाइजोसोम लगा दो, जीरो सी लगा दो, और इसका नाम लिख दो, ये है लाइजोसोम। इसके बाद में आपको बनाना है
वैक्यूल, वैक्यूल इसके होते हैं छोटे, जैसे वैक्यूल प्लांट सेल में होते हैं, इतने बड़े वैक्यूल्स इसके अंदर नहीं होते हैं। अब इसके बाद में वही काम कर दो, ऐसे डॉट डॉट लगाकर इसका नाम लिख दो कि ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इन सब ऑर्गेनल्स को इनके फंक्शन करने में मदद करता है, और इसका नाम लिख दो, ये है साइटोप्लाज्म। एक होता है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस भी उसके अंदर इंक्लूड है और साइटोप्लाज्म भी उसके अंदर इंक्लूड है, दोनों को मिलाकर बनाएंगे प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो इस तरह से हमने एनिमल सेल को ड्रॉ करना है। प्लांट और एनिमल सेल में क्या अंतर होता है, देखो जो दोनों के अंदर है वो तो ये है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर है, गोल्जी अपैरेटस दोनों के अंदर है, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों के अंदर है, न्यूक्लियस दोनों के अंदर है, साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर है और राइबोसोम दोनों के अंदर। लेकिन एनिमल सेल में क्या नहीं होता, सेल वॉल नहीं होता, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होते हैं, एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल होती है, या फिर वैक्यूल किसी सेल में होते ही नहीं है। प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसे मैंने प्लास्टिड बोला था। प्लास्टिड में अलग अलग तरह के प्लास्टिड होते हैं बेटा, एक तो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, तो वो अलग अलग का काम अलग अलग होता है। लेकिन ये सारे जो प्लास्टिड मैंने नाम लिए हैं, ये सब प्लांट के अंदर होते हैं, एनिमल के अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। अब आगे बात कर लेते हैं, इसको कहानी से कैसे याद करें कि किसका क्या काम है। सबसे पहले तो आप ये सोच ले कि कहानी में एक फैक्ट्री है जिसका यहाँ पर हेडक्वार्टर है, और इस हेडक्वार्टर का नाम क्या है, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस इंस्ट्रक्शन देता है, इसके पास में एक कॉपी है जो कि है डीएनए की, उसके अंदर ही सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, और ये इसके माध्यम से क्या काम करता है, बाहर बताता है कि आपको क्या बनाना है। इसकी जो चीजों को लेकर जाता है, तो वो जाता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए लेकर जाता है, ये इनको यहां पहुंचाते हैं ईआर के पास में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके पास में दो चीजें होती हैं, एक स्मूथ काम कर रहा होता है, एक होता है रफ। वो जो रफ है उसके ऊपर ये क्या होते हैं, जो राइबोसोम है वो चिपके हुए होते हैं, यहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और जो स्मूथ है वहां पर लिपिड्स या फिर कहें कि फैट्स का सिंथेसिस होता है। जब ये सारा काम हो जाता है तो इनको पैकिंग करने के लिए भेजा जाता है। जो पैकिंग होती है वो होती है गोल्जी अपैरेटस में, यहां से ये जो प्रोटीन और जो लिपिड्स वगैरह है ये यहाँ पहुंचते हैं, और इनको मॉडिफाई किया जाता है, अच्छे से पैक किया जाता है, और पैक करने के बाद में इनको, क्योंकि ये जो सेल है इसने एक एनर्जी बनाई है ना, एनर्जी किससे मिलकर बनाई है, एनर्जी बनाई होती है माइटोकॉन्ड्रिया से मिलकर। तो इन्होंने एनर्जी बना ली है, प्रोटीन का सिंथेसिस कर लिया है, अब इसको बाहर भी तो निकालना है, तो उसको निकाला जाता है किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। और इनको जो ऑक्सीजन की नीड होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना होता है, वो भी काम कहाँ होता है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, और ये एक किस्म से उस फैक्ट्री की बाउंड्री होती है। तो इसके अंदर सबको एंट्री नहीं होती और सबकी एग्जिट नहीं होती। यहाँ पर जो ये बाउंड्री है, यहाँ पर जो सिपाही खड़े होते हैं वो ये देखते हैं कि किसको अंदर जाना है, किसको बाहर जाना है, और जिसको जाने देना है उन्हीं को सिलेक्टिवली वो बाहर भेजते हैं। इसलिए इसे बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन तो झिल्ली है, परमिएबल का मतलब है कि परमिशन किसको है, परमिशन सबको नहीं है, वो सिलेक्टिवली है। तो इस तरह से सेल के अंदर काम होता है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि एक एक ऑर्गेनल का काम क्या है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन बताओ, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या बताया, ये तो बाउंड्री का काम करती है, तो सबसे पहले तो प्रोटेक्शन का काम करेगी। दूसरा काम क्या है कि आने जाने के लिए, इन और आउट, कुछ चीज बाहर जानी है या फिर अंदर आनी है, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगी, और ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। अगर गैस को ही ले, ऑक्सीजन गैस को ही ले और कार्बन डाइऑक्साइड को ही ले, तो जो सेल को काम करने के लिए जरूरत पड़ती है वहां पर होती है ऑक्सीजन की, और जो उसके बाद में निकलती है उसमें से, उसके बाद में CO2 गैस। तो इसका ऑक्सीजन का आना, कार्बन डाइऑक्साइड का जाना, कुछ वाटर भी एक्सचेंज होता है, इन सब का काम जो होता है वो किसके थ्रू होता है, वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो सबसे पहले बता दो कि कंट्रोल करता है मूवमेंट को, दूसरा बता दो कि ये आउटर मोस्ट लेयर होता है एनिमल सेल के अंदर, लेकिन जो प्लांट सेल है उसके बाहर बताए थे ना कि प्लांट सेल के बाहर तो सेल वॉल होती है, और उसके बाद में सेकेंड मोस्ट लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एनिमल सेल में तो बाहर ही है, और प्लांट सेल में ये सेकेंड नंबर के है। तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये मैंने आपको बता दिया कि चयन करेगी कि किसको अंदर और बाहर जाना है। अब इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हेल्प करता है वो करता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है बेटा कि सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज होंगे। इनको अंदर बताया था ना मैंने कि इनके अंदर क्या होता है, जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था कि इनके बीच में स्पेस होता है, और दूसरी चीज इसके बीच में उसके अंदर आ सकती है। जैसे कि अगर हम परफ्यूम छिड़केंगे तो परफ्यूम का क्या काम होगा, जो परफ्यूम होगा वो हमारे आसपास की जो हवा है उसके बीच के जो कण है उसके बीच में आते हैं, और उनके साथ ही वो हम तक पहुंचते हैं। तो जो वो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है उनके कारण क्या होता है, डिफ्यूजन हो जाता है। अब ये डिफ्यूजन का काम क्या है, ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट करता है फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो। मतलब आप सीधा लिख दो कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ये मूव करेगा।
अगर ये बिल्कुल पास-पास है और ये दूर-दूर है, तो इनकी जो मूवमेंट होगी वो इधर होगी। इसके अंदर जब लिक्विड की बात करेंगे हम, केवल लिक्विड की बात करेंगे कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड से लो कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड की तरफ जाएगा, तो उसे कहेंगे ऑस्मोसिस। कि जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस के बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन डिफ्यूजन के लिए ऐसी कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा ये देखो, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है और यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर चल पड़ी है बात। डिफ्यूजन के एग्जांपल, ऑस्मोसिस का एग्जांपल भी देखेंगे, डिफ्यूजन का भी एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, जब वहां पर हम देखते हैं कि परफ्यूम हम एयर के अंदर छिड़क देते हैं या फिर इंक को पानी के अंदर डाल देते हैं, तो थोड़ी देर के बाद में वो इंक उस पानी के अंदर फैलती हुई नजर आती है। ऐसे ही अगर यहाँ पर हमने परफ्यूम को छिड़क दिया, तो थोड़ी देर के बाद में हमें भी दूर जगह पर भी हमें उसकी स्मेल महसूस होती है, क्योंकि वो डिफ्यूज कर चुका होता है। जो परफ्यूम है वो एयर में डिफ्यूज कर चुका होता है, और जो इंक, जो स्याही हमने डाली है पानी के अंदर, वो स्याही भी उस पानी के अंदर अपने आप को डिफ्यूज कर चुकी होती है। दूसरा एग्जांपल है, ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग डिफ्यूजेज इनटू द सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज आउट। इसके लिए आप यहां देखो, जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपको पता है कि जब अंदर सेल रेस्पिरेट करती है, तो वहां पर CO2 को बाहर निकालने की कोशिश करती है। क्यों करती है? क्योंकि वहां अंदर जैसे जैसे ऑक्सीजन अंदर आने लग रही है, वैसे वैसे एनर्जी बनने लग रही है, और वहां पर जो गैस बन रही है वो है CO2। तो बाहर ऑक्सीजन ज्यादा होती है, अंदर ऑक्सीजन कम होती है, तो ऑक्सीजन का जो भाव होता है अंदर की तरफ, और अंदर ऑक्सीजन आने के बाद में जो रेस्पिरेशन होता है उसके कारण अंदर CO2 बनने लग जाती है। और जब CO2 की जो मात्रा है वो कंसंट्रेशन हाई हो जाती है इस सेल के अंदर, तो ये CO2 क्या करती है, बाहर निकालने की कोशिश करती है, क्योंकि बाहर तो लो है CO2 और अंदर CO2 है हाई। और ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन बाहर ज्यादा है और ऑक्सीजन अंदर कम है, तो ऑक्सीजन तो बाहर से अंदर आ जाएगी और CO2 अंदर से बाहर चली जाएगी। ऑस्मोसिस के एग्जांपल में हम देखेंगे कि जो किशमिश है, यहाँ पर एक किशमिश डाल दी और बाहर है पानी, तो यहाँ कंसंट्रेशन पानी की ज्यादा है, तो ये इसके अंदर जाने की कोशिश करता है, जिसके बाद में वो किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है। ऑस्मोसिस हुआ है, इधर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर गया है। दूसरी तरफ अगर हम पानी की बात करें, कहां पर, जड़ों के अंदर, हमें पता ना कि जो रूट्स है प्लांट्स की, वो पानी को सोखती हैं, किसमें से, मिट्टी में से। अब मिट्टी में से पानी को कैसे सोखेंगी? पेड़ की जो जड़ें होती हैं, यहाँ देखो जो जड़ें होती हैं, यहाँ इसके अंदर होता है बेटा लो, यहाँ पर है लो वाटर कंसंट्रेशन। लेकिन जो बाहर है उस जड़ों के बाहर है, यहां होता है पानी का हाई वाटर कंसंट्रेशन। तो जब ये हाई वाटर कंसंट्रेशन है, ये क्या काम करेगा, उस जो जड़ें हैं उन जड़ों के अंदर जाने लग जाएगा, जड़ों के अंदर इसलिए जाएगा क्योंकि वहां अंदर पानी की कमी होती है, लो वाटर कंसंट्रेशन होता है। तो हाई से लो की तरफ जब जा रहा है, तो ये पानी जब लिक्विड के प्रेफरेंस में हम बात करेंगे, तो हम इसे कहेंगे ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस भी डिफ्यूजन का ही एक पार्ट है। अब अगला आ जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आ जाती है बात साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म मैंने बताया था ना कि वो जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, वही उसी का नाम लिखना है कि जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, और ये इन ऑर्गेनल्स की फंक्शन करने में मदद करता है। दूसरा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर दो ही चीजें लिख दो, एक तो इसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, और डीएनए का काम है, इंस्ट्रक्शन देता है कि किस तरह का, जो राइबोसोम को किस तरह का प्रोटीन बनाना है, कहां पर वो काम होगा, सारा काम यहां से स्टार्ट होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। अब न्यूक्लियस के कारण हम देखेंगे कि दो तरह के होते हैं सेल्स, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट्स होते हैं ऐसे बिल्कुल सिंपल सिंपल सेल्स होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता। इनका जो डीएनए है वो न्यूक्लियाइड होता है, मतलब न्यूक्लियस नहीं होता, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इस तरह से ये न्यूक्लाइड की फॉर्म में है, फ्री होता है, कोई न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके अंदर नहीं होता। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स, इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है। दूसरा आप लिखेंगे कि नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते, ऐसे ऑर्गेनल जिनके बाहर मेम्ब्रेन है। जैसे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया, तो माइटोकॉन्ड्रिया बनाने के लिए मैंने पहले मेम्ब्रेन बनाई और फिर उसके अंदर वो ऑर्गेनल बनाया, तो जो फंक्शन है वो उसके अंदर होने लग रहा है, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। जब मैंने ईआर बनाया, तो सबसे पहले मैंने इसकी ऐसे मेम्ब्रेन बनाई, तो ये है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर ऑर्गेनल्स में मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता और यूकैरियोटिक में होता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक में होता है। इसके बाद में केवल आप इसका एग्जांपल लिख दें, जो यूकैरियोटिक है उसके अंदर लिख दें आप प्लांट्स, एनिमल्स, और जो प्रोकैरियोटिक है उसके अंदर लिख दें बैक्टीरिया, इकोलाई। अब प्लांट्स और एनिमल्स तो मल्टीसेलुलर भी था, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, पैरामीशियम। जो पैरामीशियम और अमीबा ये यूनिसेलुलर थे, लेकिन यहां पर हम बोलेंगे ये यूकैरियोटिक है। क्यों बोलेंगे यूकैरियोटिक? क्योंकि बेटा इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिफाइंड होता है। अब बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, दो ही चीजें याद करो, एक तो ये मेम्ब्रेन बाउंड है, दूसरा पावर हाउस है।
पावर हाउस क्यों है? क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, यहीं पर लिख लो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, पावर हाउस होता है क्योंकि ये एनर्जी देता है सेल को एटीपी की फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसी के कारण ये एनर्जी बनाता है और वो सेल को एनर्जी देता है, जिसके कारण फंक्शन हो पाता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने दो टाइप के बताए, एक बताया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा बताया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये जो रफ है, यहां पर क्या हो रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, क्योंकि यहां पर राइबोसोम अटैच होते हैं इसके साथ में, और राइबोसोम जहां है वहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, प्रोटीन को संश्लेषित किया जाएगा। और दूसरा क्या काम करता है ये रफ, ये काम करता है ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि जो इसके अंदर न्यूक्लियस के बाहर है ना, यहाँ पर स्मूथ है, फिर यहाँ पर ये रफ है, उसके बाद इनको ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है कौन, ये आर काम करता है। और जो स्मूथ है, यहाँ देखो ये स्मूथ, ये स्मूथ, इनका काम क्या है, ये डिटॉक्सिफाई करता है मैनी पॉइजन्स को। अगर कोई भी सेल ऐसा है कि उसके अंदर कुछ जहर अगर कोई खा लेता है, फूड पॉइजनिंग जब हो जाती है, तो वहां पर क्या होता है कि बेटा ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर किसी ने कुछ पॉइजनस अगर कोई चीज खा ली है, तो वो कुछ टाइम तक तो उसको डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर वो डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाया तो वो सेल को भी खत्म कर सकता है। और सेल खत्म तो एक एक करके अगर बहुत सारी सेल्स खत्म हो जाएंगी, तो बेटा उस टाइम पर क्या होगा कि वो जहर सब जगह फैल जाएगा और वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ हो जाती है। तो रफ का काम प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट, स्मूथ का काम डिटॉक्सिफाई करना। दूसरा है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस में मैंने क्या बताया था, ऐसे बना दो, और इनका काम क्या है, ये पैकिंग का काम करते हैं। तो ये एक तो पैकिंग करते हैं किसकी, प्रोटीन्स की, सॉर्ट करते हैं, छांटते हैं, और दूसरा उसको मॉडिफाई करते हैं। मतलब जो भी प्रोटीन वहां से आया है, दूसरी जगह से आया है, राइबोसोम्स की तरफ से आया है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से आया है, तो ये पहले तो उसको मॉडिफाई करता है, उसके बाद में उसकी छटनी करता है, कहाँ कहाँ किसको क्या क्या भेजने की जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसके अनुसार ये आगे सॉर्टिंग करके पैक पैक करके भेज देता है। ठीक है, तो गोल्जी अपैरेटस हो गया है। अब लाइजोसोम, लाइजोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, जहां पर उसको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल भी कहा जाता है, जहां पर चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए भेजा जाता है, जिसको ये डाइजेस्ट कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर होते हैं बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स इतने पावरफुल होते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। लेकिन अगर मान लो इसके अंदर कोई रप्चर हो जाए, मतलब अगर टूट जाए, फूट जाए, लीकेज हो जाए, तो उसके अंदर क्या होगा कि डाइजेस्टिव एंजाइम ये बाहर आ जाएगा और बाहर की चीजों को भी डाइजेस्ट कर जाएगा। तो ये सुसाइड का भी काम करता है। तो दो दो चीजें हैं, एक तो लाइजोसोम, क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम अगर वो लीक हो जाते हैं तो वो इसके इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनल है उनको भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, जिसके कारण जो सेल है वो खत्म हो सकती है, सुसाइड कर सकती है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है। दूसरा ये डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करते हैं। तीसरा बोलना है कि ये वेस्ट को रिमूव करने का काम करते हैं। अब आगे प्लास्टिड। प्लास्टिड का मैंने आपको बताया था कि ये केवल और केवल प्लांट सेल के अंदर होते हैं, और जैसे जिसमें दो इंपॉर्टेंट होते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट और एक क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जैसे कि फ्रूट वगैरह का कलर कैसा देना है, फ्लावर्स का कलर कैसा होने वाला है, तो वो है क्रोमोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो का मतलब कि जहां पर क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल का काम क्या होता है, वो है फोटोसिंथेसिस का। तो ये जो प्लास्टिड है ये काम क्या, किसका काम करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग फूड। पहले तो फूड को बनाने का भी काम करते हैं और उसको स्टोर करने का भी काम करते हैं। और ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है, एक मेम्ब्रेन यहाँ है, दूसरी मेम्ब्रेन इस तरह से है। ठीक है, तो प्लास्टिड्स के अलग अलग टाइप है, इसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एटीप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट। पर हम मैंने दो चीजें बताई जो कि इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। वैक्यूल्स का काम क्या है, वैक्यूल्स जो कि प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़े बड़े हैं, जो प्लांट सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर इतना बड़ा वैक्यूल, और जो दूसरी तरफ सेल, जो एनिमल सेल है, ये अगर न्यूक्लियस है तो यहाँ पर छोटा, बिल्कुल, या तो एब्सेंट ही होते हैं या फिर कम होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, ये स्टोरेज सेक्स ऑफ बैग, मतलब एक बैग का काम करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं, किसका, वाटर, न्यूट्रिएंट और वेस्ट को स्टोर करने का काम करते हैं। सेल डिवीजन, लास्ट टॉपिक है बेटा, सेल डिवीजन। जितनी भी सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है, मतलब पहले से कोई सेल है वो टूटती है, टूटने के बाद वो दूसरी सेल बनाती है, इसी को कहते हैं सेल डिवीजन। अब ये सेल डिवीजन दो तरह के काम करता है, एक काम है माइटोसिस और दूसरा है मायोसिस। जो माइटोसिस है, अगर मान लो आप जब एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज करने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा पेन होता है और कहा जाता है कि मांसपेशियां ना टूट रही है, यहाँ पर टूटने के बाद क्या होता है, वो बनती है, नई बनने लग रही है, तो वहां पर माइटोसिस होता है, जो ग्रोथ का काम करता है या फिर टूट फूट को रिपेयर करने का काम करता है। जबकि जो मायोसिस होता है बेटा, वो मायोसिस आता है रिप्रोडक्शन में काम, मतलब जब अपने ही जैसा ऑफस्प्रिंग बनाना पड़ता है, बीज है, उस बीज को जब उसकी सेल डिवाइड होती है तो वो अपने ही जैसा जब प्लांट बनाता है, तो वहां पर प्रोसेस होता है मायोसिस का। और जब वो बन जाता है उसके बाद में जो उसकी ग्रोथ होती है,
जो कहीं टूट फूट हो जाए तो उसकी जो रिपेयरिंग होती है वो होती है माइटोसिस। तो मायोसिस केवल रिप्रोडक्शन में, माइटोसिस ग्रोथ और रिपेयर में काम करता है। अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ, बता दिया है रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, 1665 में डिस्कवर किया था और उसने एक माइक्रोस्कोप का यूज किया था जिसमें उसने कोर्क उसको लिया था। ही नोटिस्ड दैट इट हैड स्मॉल कंपार्टमेंट, जिस उसने सेल का नाम दिया था। व्हाई द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बार बार पूछा जाता है। सेल्स मेकअप ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड परफॉर्म लाइफ प्रोसेस, जितने भी लाइफ प्रोसेस है उसको परफॉर्म भी सेल करता है। और दूसरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बने भी किससे हुए हैं, वो सेल से बने हुए हैं। हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। वही काम डिफ्यूजन के अंदर बताया था ना कि CO2 का डिफ्यूजन होता है। तो CO2 का काम क्या होता है, सेल के अंदर जब रेस्पिरेशन होता है तो CO2 अंदर ज्यादा बन जाती है और इसको बाहर निकालना है ना, अपने आप ही निकलती है, कोई निकालता नहीं है, क्योंकि अंदर ज्यादा हो गई और बाहर है कम CO2, तो अंदर से ये बाहर डिफ्यूज कर जाती है। और ऐसे ही ऑक्सीजन का काम है, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, CO2 ज्यादा होगी ना तो अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी और बाहर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, तो बाहर से क्या होती है, जो ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। तो ऑक्सीजन इन, CO2 आउट विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब बात है वाटर की। वाटर में क्या करना है कि मैंने क्या बताया था कि जो जड़ें हैं उन जड़ों के अंदर पानी की जो मात्रा वो कम है और जो बाहर है उसका जो कंसंट्रेशन है पानी का वो ज्यादा है, ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर चला जाता है। व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये अलाउ नहीं करता सबको, परमिशन नहीं करता, ये केवल और केवल कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही इन और आउट करने देता है और बाकी को ब्लॉक कर देता है। यही लिखना है। व्हाट हैपेंस इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर, बता दूं, तो अगर रप्चर हो गई तो लीक हो जाएगा, लीक होने के बाद सेल डेथ हो जाएगी। व्हाट इज ऑस्मोसिस, बता दिया कि हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब मेम्ब्रेन के थ्रू, ये वर्ड जरूर लिखना है, थ्रू ए मेम्ब्रेन, क्योंकि डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती, लेकिन जहां पर ऑस्मोसिस आता है वहां पर एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन, उस झिल्ली के आर पार वो जो मूवमेंट है वो हो रही होती है। हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, अब अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो वो कैसे करती है बेटा, उसके पास में जैसे बीच में न्यूक्लियस है, उसके पास में स्यूडोपोडिया होते हैं। स्यूडोपोडिया मतलब स्यूडो होती है जहां पर फॉल्स आ जाए, तो उसके पास में ऐसे पैर होते हैं जो कि फॉल्स है, वो असली में नहीं है वो पैर, लेकिन वो क्या काम करते हैं, स्टिमुलस की तरह देखते हैं, जहां भी उसको फूड दिखता है तो उसी तरफ वो बढ़ने लगते हैं। अगर यहाँ फूड दिखा तो वो इसको ऐसे एनगल्फ कर लेते हैं और अपने अंदर ले लेते हैं। तो इस तरह से लेते हैं, अमीबा एनगल्फ फूड यूजिंग स्यूडोपोडिया, और जिसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं, इसी एंडोसाइटोसिस की मदद से उसे फूड मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, दे जनरेट एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी के रूप में प्रोड्यूस करता है। वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज, सेल मेम्ब्रेन बनी होती है बेटा लिपिड से और प्रोटीन से, तो लिपिड्स होता है स्मूथ ईआर पर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, और जो प्रोटीन होता है बेटा वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, क्योंकि प्रोटीन होता है राइबोसोम से जुड़ा हुआ और राइबोसोम ही प्रोटीन सिंथेसिस करता है और राइबोसोम अटैच होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। आपको बताया था कि इस तरह से जब आप ये एच की तरह बनाओ तो यहां पर ये है RER, और यहां पर जब आप कुछ बनाओगे तो वो है SER। तो इसमें क्या है बेटा, इससे होता है RER में होता है प्रोटीन, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम है, और जो लिपिड्स की फॉर्मेशन है, जो सिंथेसिस है, वो होता है स्मूथ पर। ठीक है। व्हाट वुड हैपन इफ द गोल्जी अपैरेटस वाज एब्सेंट, अब गोल्जी जो चीज एब्सेंट है उसका काम कौन करेगा, गोल्जी अपैरेटस का काम क्या था, गोल्जी अपैरेटस का काम था मॉडिफाई करना, सॉर्टिंग करना और प्रोटीन को क्या करना, पैक करके भेजना। तो क्या करेगा, सेल कुड नॉट ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा और पैकेज नहीं कर पाएगा प्रोटीन को प्रॉपर्ली। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, बताया ना, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए कौन, माइटोसिस, और विच फॉर गैमेट्स मतलब रिप्रोडक्शन के टाइम पर किसकी जरूरत पड़ेगी, वहां है मायोसिस। व्हाट आर प्लास्टिड, प्लास्टिड क्या रेगुलेट करते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैन्युफैक्चर एंड स्टोरिंग ऑफ दी फूड, तो यहाँ पर वही लिखना है। और कहाँ पाए जाते हैं ये प्लास्टिड, कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। कौन कौन होते हैं, इंक्लूडिंग क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। और टाइप्स में आप दूसरे भी लिख सकते हो, ल्यूकोप्लास्ट वगैरह लिख सकते हो आप। वाई आर लाइजोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग, आपको बता दिया क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम एंड दैट कैन डिस्ट्रॉय द सेल व्हेन नीडेड, जैसे ही जरूरत पड़ती है तो वो उसको सेल को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। दूसरा, अगर ये लीकेज हो गया तो डाइजेस्टिव एंजाइम दूसरे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनल्स हैं उनको भी डाइजेस्ट कर देगा, उनको भी खा जाएगा, जिसके कारण ये सेल की डेथ का रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। वेयर आर द प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल, सेल के अंदर प्रोटीन कहां सिंथेसाइज होते हैं, अभी पहले पिछला भी एक एग्जांपल था ना जिसमें RER बोला था, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा मैंने क्या बताया, इसके ऊपर होते हैं राइबोसोम, राइबोसोम जहां है वहीं पर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, या तो ये अटैच होंगे RER पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, या फिर ये बेटा अपने आप में भी खुले रहते हैं,
फ्रीली भी होते हैं जहां पर ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। विच टू ऑर्गेनल्स कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर अपने आप हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, अपना डीएनए होता है। ऐसे ही जेनेटिक मटेरियल अलग, एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और दूसरा होता है किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। मतलब प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें तो तीन चीजें हो गई हैं जिसका अपना जेनेटिक मटेरियल होगा, एक तो न्यूक्लियस, दूसरा क्लोरोप्लास्ट और तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया। और एनिमल सेल के अंदर दो है, दो कौन से, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना डीएनए होता है, और जिसके पास अपना डीएनए है उसके अपनी जेनेटिक मटेरियल भी होगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये पावर हाउस है। अगर मान लो इसको इंस्ट्रक्शन नहीं मिली न्यूक्लियस के पास से तो फिर तो ये पावर बना नहीं पाएगा, और पावर नहीं बना पाया तो फिर सेल काम नहीं करेगी। तो इसको अपना ही जेनेटिक मटेरियल दे रखा है। क्योंकि न्यूक्लियस को सेल ऑर्गेनल्स के अंदर काउंट नहीं किया जाता, इसलिए मैंने उसका नाम यहां पर नहीं लिखा। लेकिन अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर किस किसके पास है उसमें न्यूक्लियस आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का नाम आप लिख दो, प्लास्टिड भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। If the cell structure is destroyed due to physical or chemical influence, what will happen? अगर सेल का स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो जाए, किसके कारण, फिजिकल या फिर केमिकल, या तो मतलब वो फूट जाए या फिर कोई केमिकल आ गया उसके कारण उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या होगा भाई, इट विल लूज इट्स फंक्शन एंड इवेंचुअली डाई, मर जाएगा। What is the function of vacuole? It store nutrients, waste products, help maintain cell pressure, and in plant cell it store large amount of water also. हाउ इज ए प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल, बता दो कि ये लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। फिर दूसरा बता दो कि इनकी मेम्ब्रेन क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। फिर इनका एग्जांपल बता दो कि जो प्रोकैरियोटिक है उस प्रोकैरियोटिक के अंदर आ जाएगा बैक्टीरिया, इकोलाई जिसे बोलते हैं, और इसमें प्रोकैरियोटिक के बाद में यूकैरियोटिक में आ जाएगा ह्यूमंस, प्लांट्स, अमीबा, पैरामीशियम। इनमें से कोई भी एक या दो लिख दो। मैंने यहां इसलिए नहीं लिख रखा क्योंकि ऊपर मैंने इसका नोट्स में दे रखा है, तो बेकार में पेज ही भरते। ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।